नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस और देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज आए हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह द स्पीकिंग ट्री से। तो ये जो आज का स्पीकिंग ट्री है, यहाँ पर जो इसका हेडिंग है ये है द अल्टीमेट स्पिरिट एक्ट, ओके, स्पिरिचुअल एक्ट। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बात की गई है कि जो सबसे बड़ा डर होता है कि इंसान के दिल के अंदर, वो होता है मृत्यु का डर, ओके। तो हर एक रिलीजन जो है वो हर एक इंसान को जो है वो इस काबिल बनाने की कोशिश करता है कि इस मृत्यु के डर को वो काबू पा सके, इससे आगे बढ़ सके, ओके। तो हर कोई जो है, हर इंसान जिंदगी में क्या करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, अपनी जिंदगी बिताता है, ओके, किस लिए कि उसका जो अंत आए वो अच्छा अंत हो, ओके। आगे यहाँ पर बात की गई, उसके बाद भी हम सोचते हैं कि जिंदगी अगर धरती के बाद कैसी होगी, ओके, तो इसके बारे में भी लोग ही सोचते हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, ओके, कि हम अगर आज अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी भक्ति करेंगे, ओके, अच्छा अपना करैक्टर बनाएंगे, दिल साफ रखेंगे, तो आने वाला कल भी अच्छा होगा, ओके। यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि जो हमारे जितने भी रिलीजन हैं, ओके, वो अकाउंटेबिलिटी शो करते हैं, ओके, कि जो भी आप काम करते हैं उस हिसाब से आपको जो है फल मिलता है, ठीक है। जो अगर रिवार्ड मिलना है, अगर पनिशमेंट मिलनी है, वो डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसा किया है। तो जो आपका कार्य विधि है, ओके, जो आप काम करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी लाइफ की, ओके। अगर आप इसी लाइफ में एक अच्छे कर्म करते हैं, ओके, अच्छे कर्म करने की अपनी आदत डेवलप करते हैं, तो आपकी जिंदगी जो है सुखमय होगी, ओके। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं, ओके, लेकिन हमें जो है सुख नहीं मिल रहा। लेकिन ये यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई भी किसी चीज़ का जब स्टार्ट होता है ना, हमेशा टफ होता है, ओके। अगर उसको आप कंटिन्यू कर लेते हो, लगे रहते हो, ठीक है, तो आपको जो आपका क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर आपके अंदर ही आपको मिल जाता है, ओके। कोई दूसरे इंसान को ज़रूरत नहीं है आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो आगे यहाँ पर बात की गई, जो डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ ज़िंदगी बचा सकते हैं, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते, ओके। जो लाइफ है, ओके, वो अपने हिसाब से चलेगी और एक दिन वो ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो एक पत्ते की लाइफ है, ओके, चाहे एक फूल की लाइफ है, चाहे वो किसी इंसान की लाइफ है, चाहे वो किसी जानवर की लाइफ है। तो यहाँ पर जो लास्ट बात बोली गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करने की बात बोली गई है कि जो आपकी बॉडी है ना, वो बहुत कीमती है। तो आपकी डेथ के बाद भी वो आपके जो है दूसरों के काम आ सकती है, वेस्ट नहीं जाएगी, ओके। तो उसको आप जो है अच्छे पर्पस के लिए आप यूज़ करो और दूसरों की जानें बचाओ और दूसरों का भला करो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है बात की गई है अंगदान की, ओके, कि अंगदान जो है आप करो, ओके, पहले से ही आप जो है रजिस्टर करवाओ, ओके। तो जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर किसी को किसी बॉडी पार्ट की ज़रूरत होगी तो उसका भला हो जाएगा। अगर किसी के पास आंखें नहीं, उसको आंखें मिल जाएंगी, ओके। तो ये जो है मेन मोटिव है इस आर्टिकल का, ओके, मतलब कि कैसे जो है हमने आगे बढ़ना है, ओके, कैसे इस फियर को हमने एक साइड पे रखना है, ओके, और ज़िंदगी को एंजॉय करके जीना है, ओके। हर एक ज़िंदगी का हर एक दिन जो आपको मिल रहा है, सबसे पहले भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, ओके, और फिर आगे बढ़ना चाहिए और खुश होकर जीना चाहिए, ओके। तो ऐसे ही जब आप ऐसी आदतें डेवलप करोगे, ओके, तो आपका जो है पॉजिटिव माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा। जब पॉजिटिव माइंड डेवलप हो जाएगा, ओके, तो आप जो भी डिसीजन लोगे, जो भी किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, ओके, तो आप कभी भी निराश नहीं होगे, ओके। यही था ये आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आर्टिकल। तो इसको पॉजिटिव वे में आप लेकर चलिए, ओके। तो चलिए अभी फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, इन दोनों के बीच में जो टसल चल रहा है। क्या टसल चल रहा है? जीएसटी कंपनसेशन को लेकर। तो पहले क्या होता था कि जो राज्य सरकारें थी, जीएसटी से पहले अपने अपने हिसाब से टैक्स लगाती थी, रेवेन्यू उनके पास जाता था, उस रेवेन्यू को वो यूज़ करते थे, ओके। तो उनको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ओके। तो अभी क्या हो गया है, जीएसटी जब से लागू हुआ है, जीएसटी लागू होने के बाद जितनी भी अमाउंट टैक्स की इकट्ठी होती है, सीधे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, ओके। और फिर जो है वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं,
और किस किस सेक्शन में जो है पैसे आगे बांटने हैं हमने, तो उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है पैसे कंपनसेट करते हैं स्टेट्स को, और स्टेट्स को आगे वैसे ही काम करना होता है जो सेंटर डायरेक्शन देता है। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद क्या हो गया है, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जैसे 20 लाख करोड़ का, ओके, जैसे गरीब कल्याण योजना है, लेकिन एक्चुअल में पैसा है नहीं है, ओके। तो हो क्या रहा है, पैसा खत्म हो चुका है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, ओके, तो अभी थोड़ी देर तक हम कुछ देर के लिए हम आपको जीएसटी कंपनसेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो बात बोली गई है, यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको कमिटेड रहना चाहिए। जो इन्होंने बात कही थी, इन्होंने क्या बात कही थी, इन्होंने कहा था कि अगर 2022 तक किसी भी तरह की कोई भी शॉर्टफॉल आता है, ओके, किसी भी तरह का इकोनॉमी में शॉर्टफॉल आता है, तो हम जो है जीएसटी का जो कंपनसेशन है वो 2022 तक जो है जारी रखेंगे किसी भी हालत में स्टेट्स को, ओके। तो यहाँ पर ये ऑथर बात कर रहे हैं कि इस पे अब कमिटमेंट रहनी चाहिए, जीएसटी प्रोवाइड करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बोल रही है कि आप मार्केट से उधार ले लो, ओके। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको बोला गया है कि आप मार्केट से उधार लो। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर जो ऑथर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वो मार्केट से उधार क्यों लें, आप उधार लेके जो है उनको जो है आप जीएसटी प्रोवाइड करो, जहाँ फंड प्रोवाइड करो। तो चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं इस आर्टिकल को, यही है टसल की बात की गई है, ओके, जो स्ट्रेस चल रहा है। तो उसके बाद जो है अभी 8 ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं, ओके, मतलब 8 स्टेट्स ऐसे हैं देश में जहां पर ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है। तो उन्होंने ये सेंटर का एक जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या ऑफर दिया था, तो सेंट्रल ने ऑफर दिया था कि अभी शॉर्टफॉल चल रहे हैं जीएसटी कलेक्शन में, तो आप मार्केट से बोरो कर लो, मतलब बाजार से आप उधार ले लो, ओके। तो अगर बाजार से भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट भी उधार लेगी तो उसको महंगा पड़ता है, ओके। तो उधार लेगी तो कोई उसको और इंटरेस्ट भी देना होगा, ओके, तो खर्चा ज़्यादा होगा। तो आगे बात की गई है कि जो 20 स्टेट्स हैं, ओके, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है परमिशन दे दी है कि वो कंबाइन जो है बोरो कर सकते हैं 68,825 करोड़ का मार्केट से। सो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट था कि वो 2022 तक जो है जीएसटी कंपनसेट करेंगे, उसको जो है सरकार को फोकस करना चाहिए, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आने वाले समय में जो एक विश्वास है ना स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स ने विश्वास करके ही जो है जीएसटी के लिए फेवर किया था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ऐसी नहीं बन रही है। तो आने वाले समय में हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स फिर इकट्ठे होकर बोले कि हमें जीएसटी मंजूर नहीं है। तो ऐसा हमें ट्रस्ट जो है नहीं खोना है स्टेट्स का, ओके। तो उनको खुद से जो है कंपनसेट करना है, ना कि उनको बोलना है कि वो खुद मार्केट से उधार लें। तो सिंपल सोल्यूशन यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद बोरो करे और जो है जो अमाउंट आएगी वो स्टेट्स में बांट दे। तो यहाँ पर और बात की गई है कि जो सेंटर का आर्गूमेंट है कि मार्केट से बोरो करो, ओके, इस शॉर्टफॉल में, तो उसमें क्या होगा, जो बॉन्ड यील्ड्स है, ओके, तो उसको एक पुश मिलेगा, ओके, जो बोरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट्स की यहाँ पर बात बोली गई है कि टोटल पब्लिक सेक्टर बोरिंग जो है, ओके, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ओके, जो भी हम मार्केट से उधार लेंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमें वैसे तो ऐसी सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ऐसी सिचुएशंस बन चुकी हैं इंडिया में। तो जब भी पैसे की शॉर्टफॉल होती है, जहाँ तो उधार ले लेते हैं मार्केट से, या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं उनसे हम जो है लोन सैंक्शन करवा लेते हैं। जैसे कल हमने पीआईबी में न्यूज़ पढ़ी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने $300 मिलियन का लोन लिया है, ओके। राजस्थान के कुछ शहर है, सेकेंडरी सिटीज़ हैं, जहाँ पर वो पानी की सप्लाई को अच्छा करेंगे, ओके। सो आगे बात की गई है कि जो सेंटर की बोरिंग कॉस्ट है, ओके, वो है अबाउट 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स, ओके, लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट बोरिंग कॉस्ट इन द फर्स्ट बॉन्ड ऑक्शन इन अप्रैल दिस ईयर। तो इस ईयर की जो बॉन्ड ऑक्शन हुआ था वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उधार लिया था वो सस्ता पड़ा था मुकाबले स्टेट गवर्नमेंट के, ओके। सो यहाँ पर यह भी बात बोली गई कि सेंट्रल जो है वही सारी बोरिंग करे, वही सारा इंटरेस्ट बर्डन झेले और जो है स्टेट्स को फंड मुहैया करवाए। लास्ट में बात बोली गई जो जीएसटी कंपोजिशन एक्ट था, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ओके, वो गारंटी करता है कि 14% एनुअल ग्रोथ जो है टैक्स रेवेन्यूज में स्टेट्स के लिए
ओके, जितने भी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा 2015-16 में, ओके, उसके बाद जो 5 साल के लिए जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा 2022 तक, उसमें 14% जो है एनुअल ग्रोथ जरूर दी जाएगी, ओके, जरूर होगी, ओके। सो इसमें ये ग्रोथ कैसे होगी, वहां पर कुछ सरकार सेस लगाएगी, ओके। सेस मतलब जो एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स होता है, ओके, जैसे एजुकेशन सेस होता है, एनवायरमेंटल सेस होता है, तो उसका पैसा पर्टिकुलरली फिर उसी फील्ड के लिए यूज किया जाता है। अगर एजुकेशन सेस लगाया तो एजुकेशन के लिए वो पैसा यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी जो है सेस लगाने की बात, यहाँ पर बात बोली गई थी जीएसटी कंपोजिशन एक्ट के द्वारा, ओके। तो सेस लग भी रहा है तो कंपोजिशन मिलती है, लेकिन फिर भी जो है बात नहीं बन रही। तो यहाँ पर यह भी बात बोली गई है कि इट डज नॉट से दैट सच कंपोजिशन शुड बी मेड ओनली फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ सेस से बात नहीं बन रही है। तो अभी कोल के ऊपर भी जो है हम सेस लगा रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट जो है पैसा लेके स्टेट्स को कंपनसेट कर रही है, ओके। तो गवर्नमेंट को कुछ और रास्ते अपनाने होंगे कि स्टेट्स को कैसे कंपनसेट करें। अभी ये मामला बिगड़ता जा रहा है, ओके। अगर नहीं पैसा मिलेगा स्टेट्स को तो फिर क्या होगा, तो स्टेट्स के पास पैसा नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं जनरेट होगी, डिमांड नहीं जनरेट होगी तो किसी चीज़ की सप्लाई नहीं आएगी, ओके। तो ओवरऑल इकॉनमी को लॉस होगा पूरे इंडिया की अगर स्टेट्स डेवलप नहीं करेंगे, ओके। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इकॉनमी का, इनको हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये है जो वैक्सीन अभी कोविड-19 की आएगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। तो उसके लिए पहले ही सरकार जो है तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी वैक्सीन आई नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि किस तरीके से हम जो है इन वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो अर्ली इनिशिएटिव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है कि कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है जब भी ये अवेलेबल होंगी, ओके। तो ये एक वेलकम मूव है। तो इंडिया जो है वो एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, ओके, जिसकी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन के आसपास, ओके। तो इंडिया इतना एबल नहीं है कि एक ही बार में, ओके, अपनी सारी पॉपुलेशन को जो है वैक्सीन प्रोवाइड करवा दे। तो ये मुमकिन नहीं है, ओके। तो हमें क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ प्रायोरिटाइजेशन उसको अपनाना होगा। मतलब एक प्रायोरिटी बनानी होगी कि किन को सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, उसके बाद किसको मिलेगी और लास्ट में किसको मिलेगी, ओके। तो ये अभी इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया गया है जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन, ओके। तो वो इससे क्या है, पब्लिक में जो है कॉन्फिडेंस जो है डेवलप होगा कि हाँ सरकार एक सही तरीके से जो है काम करने जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। सो उसके बाद जो है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वर्धान जी, उन्होंने कहा है कि 2 ग्रुप्स बनाए जाएंगे प्रायोरिटी के। पहले तो वो, ओके, सो दोज एट रिस्क बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन सच एज मेडिकल एंड अलाइड प्रोफेशनल्स, सिक्योरिटी पर्सनल एंड सैनिटेशन वर्कर्स एंड दोज एट रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी एंड सब कॉम्प्लिकेशन। सो 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। पहले तो वो जिनकी ऑक्यूपेशन ही इस रिस्क से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स आएंगे, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, उसके रिलेटेड जैसे सिक्योरिटी है, ओके, जैसे हमारी पुलिस है, ओके। तो उनको वो भी काफ़ी अफेक्ट हुई है इस कोविड-19 से। जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो भी अफेक्ट हुए हैं, ओके। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई है कि किस तरीके से जो है साफ़ सफाई रखी जाए, किस तरीके से जो है इसका स्प्रेड ना हो पाए कोविड-19 का। बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं, ओके, तो उनकी डेथ भी हुई है, ओके, लोगों की सेवा करते करते। तो यहाँ पर पहली तो ये कंडीशन रखी, पहली प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी जो है, अगर लग रहा है कि किसी एरिया में जो है मोर्टेलिटी बढ़ती जा रही है, ओके, लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ओके, तो उस एरिया पर जो है दूसरा जो रिस्क फैक्टर इसको यहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर जो है सप्लाई दी जाएगी दवाई की। तो पहला ग्रुप तो हम आसानी से जो है ढूंढ सकते हैं, ओके। सो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम जो है, ओके, वो अपनाना होगा दूसरे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकंड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि जो मोर्टेलिटी हो रही है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी पाई जा रही है। गड़बड़ी कैसी है कि कोविड-19 हो रहा है, ओके, अगर डेथ का रीजन कोई हो रहा है, ओके, तो उसको भी कोविड-19 के कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर इस कैटेगरी को थोड़ा सा हम सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे तो थोड़ा सा सरकार का जो प्रायोरिटाइजेशन है, ओके, सरकार का खर्चा है वो सही जगह लगेगा, ओके, जहां पर जरूरत है वहीं पर दवाई की सप्लाई जाएगी, ओके। तो एक अच्छी बात है सरकार की तरफ से अगर सरकार ऐसे प्रायोरिटी बना रही है। सो उसके बाद बात की गई है कि जो अलॉटमेंट होगी वैक्सीन डोजेस की, ओके, जब भी अवेलेबल होंगे
शुड प्रोसीड फ्रॉम दोज एट द हाईएस्ट रिस्क टू द लोएस्ट। मतलब बिल्कुल सही बात है, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क के ऊपर है उसके बाद जो सबसे लोएस्ट रिस्क के ऊपर है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे। सो द प्रायोरिटी शुड बी डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम रेलिवेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड से जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे बातें करके, विचार करके फिर ही हम प्रायोरिटी जो है बनाएंगे। देखिए, जब भी मैं एडिटोरियल डिस्कस करता हूं तो एडिटोरियल का जो फ्रंट पेज है, जो थंबनेल है, वहां पर आपने देखा होगा, ओके, जहां पर मैंने एक सिंपल सी लाइन लिखी है कि अगर कोई भी आपने पॉलिसी बनानी है तो एक अच्छी बात है सबसे पहले आप डिस्कशन कर लें। ओके, सो डिस्कशन का मतलब यही है कि विचार करना। अगर कोई इंसान सीधे काम कर रहा है, अगर कोई डिसीजन खुद से ले रहा है, तो उस बात की अगर विचार नहीं कर रहा है तो गलत बात है। ओके, विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, यहाँ पर भी हम विचार ही कर रहे हैं, ओके, डिस्कस कर रहे हैं। तो विचार करने से क्या हुआ कि अच्छा एनालिसिस जो है आपके दिमाग में आएगा और आप जो है अच्छे एक डिसीजन तक पहुंचेंगे। जो डिसीजन आप लेंगे उससे भला ही होगा। ओके, अगर हम डिस्कशन करके किसी डिसीजन पर जाते हैं, अगर खुद ही अपने मन में हम डिसीजन लेकर बैठे हैं, चाहे वो पिछले 5 साल पुराना है कि हम जब कहीं पोस्ट पर जाएंगे तो ये डिसीजन लेंगे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ओके, तो डिस्कशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर स्टेट से भी जो है हमें सजेशंस लेने चाहिए कि क्या क्या सजेशंस उनके हैं, तो वो भी डिस्कशन में जो है हिस्सा बने। उसके बाद एक नेशनल प्लान बनाना चाहिए, ओके, जो कि स्टेट्स को गाइड करके कैसे काम करना है। ओके, जैसे अभी जैसे कोविड-19 की सिचुएशन हुई थी तो वहाँ पर भी सेंटर ने पूरा प्रॉपरली गाइड किया था, ओके, कि कैसे काम करना है, कैसे आप सेंटर्स बनाओ। ओके, स्टेट्स की भी सजेशन जो थी मांगी गई थी, काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, वर्चुअल मीटिंग पूरे स्टेट्स के सीएम्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर जी की। ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ एक और बात को ध्यान रखने की यहाँ पर बात कही गई है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ओके, उनसे भी अच्छा टाइप जो है बनाकर रखना है डेवलपर के साथ, ताकि जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके वैक्सीन की। ओके, तो उनको भी इनकरेज करना है, ओके, किसी न किसी तरीके से उनको कोई इंसेंटिव देकर, ओके, ताकि जो कि वो पीछे ना हटे, वो भी आगे सबसे ज़्यादा आगे आकर जो है हेल्प करें, वैक्सीन डेवलप करें, प्रोवाइड करवाएं। तो स्टेट्स को भी जो है एक सीमलेस जो है लॉजिस्टिक जो है प्रोवाइड करना होगा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक कमेटी सेटअप की गई है डॉक्टर विनोद पॉल के अंडर, ओके, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग में, ओके, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो ये था आर्टिकल जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी हम लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पर आप हेडिंग से अंदाज़ा लगा सकते हो, डैमेज अनकंट्रोल। ओके, सो कोविड-19 की वजह से जितने बड़े लेवल पर इंडिया में डैमेज हुआ है इकॉनमी को, तो वो अभी तक जो है उसको सही नहीं किया जा सका है। तो इसी के ऊपर जो ऑथर बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग जो फंड्स मुहैया करवाने चाहिए थे, जो अलग अलग जो डिस्ट्रेस सेक्टर हैं कोविड-19 हिट इकॉनमी के, तो वो फंड जो है सही तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, ओके, सरकार के द्वारा। तो जो एनडीएमए है, ओके, सो उन्होंने भी कोई उसने प्रिपरेशन नहीं की है। ओके, सो कैसे जो है रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, ओके, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं। ओके, तो अगर हम फ्लड कंट्रोल की बात करें या किसी भी तरह की आपदा आती, चाहे वो कोविड-19 जैसी आई है, ओके, तो इससे पहले भी इंडिया में हर साल आपदा आती आती है, ओके, जो कभी कहीं सूखा पड़ जाता है, ओके, कहीं पर ज़्यादा पानी आ जाता है। ओके, तो उसके लिए एनडीएमए बनाई गई है। ओके, तो वो एक्ट करेगी, पूरा प्रेपरेशन करेगी, कैसे रिलीफ पहुंचानी है। तो उसके ऊपर कोई काम जो है नहीं नज़र आ रहा है कि सरकार ने कुछ किया है। ओके, सो जो एनडीएमए है, इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, प्राइम मिनिस्टर, ओके, जो कि अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो उनको चाहिए कि वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करे एनडीएमए को। ओके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो हमने कमेटी बनाई है, टीम बनाई है, ओके, उसको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। सो इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज लेवल पर दोनों के ऊपर जो है ये जो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि अभी इनके पास इतना पैसा नहीं है, ओके, कि अपनी प्रिपरेशन कर सकें कि कैसे आपदा से हम निपटें। खासतौर पे जो कोविड-19 हिट जो डिस्ट्रेस सेक्टर हैं वहाँ पर अगर बात करें तो उनको कैसे रिलीफ पहुँचाई जाए, कोई प्रिपरेशन अभी नहीं है। पैसा होगा तभी प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया,
ओके, गवर्नमेंट ने इसके उलट क्या बात की कि जो आरबीआई के डिसीजन थे, ओके, कि हमने स्ट्रेस को कैसे जो है एड्रेस करना है, तो जैसे आरबीआई ने कहा उसी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये भी एक आस लगा ली गवर्नमेंट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा उसके उसी के फेवर के अकॉर्डिंग ही हम जो है काम कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या डिसीजन दिए, क्या मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया, तो अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत हद तक जो है ये इम्पैक्ट करती है इंडियन इकोनॉमी को। ओके, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये भी जो बनाई गई थी, इसीलिए इसका गठन किया गया था कि देश में कभी भी जो महंगाई दर है वो अनकंट्रोल ना हो जाए। ओके, वो कंट्रोल से बाहर ना चले जाए, तो उसको ये कंट्रोल करके चलती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी है कोविड-19 की वजह से, तो उसको डील करने में जो है दिक्कतें आ रही हैं आरबीआई को। ओके, तो अच्छे से जो है टैकल नहीं कर पा रही है। तो आरबीआई ने क्या फ्रेमवर्क तैयार किया है, तो उसको हम पढ़ते हैं अभी। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि उन्होंने सिर्फ अलाउ किया है सिर्फ और सिर्फ वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग, ओके, फॉर बोरवर्स। ओके, सो जो उधारकर्ता है उनको सिर्फ एक ही बार जो है लोन रिस्ट्रक्चर करके जो है उसकी अनुमति मिलेगी, वो भी उन्हीं अकाउंट्स को जो स्टैंडर्ड्स हैं, ओके, जो कि 30 दिनों से ज़्यादा जो है डिफॉल्ट जो नहीं हुए हैं। ओके, तो उसके साथ ही जो है कंटिन्यू टू बी सो अंटिल द डेट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जब तक जो डेट नहीं आती है, ओके, बेनती की, ओके, रेजोल्यूशन प्रोसेस की, तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। तो एक तरह की जो यहाँ पर सीधे सीधे ऑथर बात कर रहे हैं कि जो आरबीआई का जो ये फ्रेमवर्क आया है, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, ये कंसर्न करता है सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक्स की, उसके बारे में। ओके, सो इसको भी मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड व्हाइल टेकिंग सच डिसीजन। ओके, तो इसको भी जो है हमें टैकल करके चलना है, बहुत अच्छी बात है। ओके, साथ ही साथ जो आरबीआई की रिकमेंडेशंस हैं उसमें जो है जो डिमांड है जो स्ट्रेस बिजनेस की, हमें थोड़ा सा पैसा जो प्रोवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल जो बिजनेसेस, ओके, जिनके पास पैसा खत्म हो गया है, अगर वो लोन के ऊपर उनका बिजनेस चल रहा था कोविड-19 से पहले, ओके, और जो लॉकडाउन के बाद उनके पास पैसा खत्म हो गया, तो वो क्या है, वो जो लोन मोराटोरियम है, ओके, उसके एक्सटेंशन को बोल रहे हैं कि उसको और एक्सटेंड कर दो। ओके, कि जो है हम कर्जा जो है धीरे धीरे करके इतना हमें टाइम ज़्यादा दे दो, उस टाइम में हम चुका देंगे। लेकिन आरबीआई ने क्या रिकमेंड कर दिया है, जो डिमांड है इनकी वो रिजेक्ट कर दी है, और आरबीआई ने बोला है कि 31 अगस्त 2020 तक ही जो है ये आपको एक्सटेंशन मिलेगी, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो यह भी एक चिंता का विषय है। ओके, अगर कोई बिजनेस, किसी ने नया बिजनेस खड़ा किया है लोन उठाकर, ओके, तो उसके पास पैसा ही, अगर लिक्विडिटी खत्म हो गई, ठीक है, तभी तो एक्सटेंशन मांग रहा है वो। ओके, तो जो एक्सटेंशन इसीलिए मांगता है कि जब उसका सर्कुलेशन चलेगा पैसे का, बिजनेस डेवलप होगा, पैसा आएगा, तो वो लोन चुकता करेगा। लेकिन इसके ऊपर भी आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। ओके, लेकिन यहाँ पर आगे बात की गई है, बट प्रपोज्ड रिलीफ्स टू ए स्पेसिफाइड क्लास ऑफ बोरोवर्स। लेकिन रिलीफ प्रोवाइड कर रही है आरबीआई किसको, एक स्पेसिफाइड क्लास उधारकर्ताओं की। तो वो उधारकर्ताओं को कौन सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट। ओके, कहने का मतलब जिसको गवर्नमेंट ने समर्थन दिया है कि फलाना फलाना जो जिसका उधार है उसके ऊपर जो है आप फोकस करिए, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आप जो है आप डिसीजन दीजिए, उसको आप रिलीफ प्रोवाइड कीजिए। ओके, सो दिस अलाउज फॉर टू लिटिल टू लेट फॉर ऑल दोज इन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सो एक बहुत कम रिलीफ दे रहे हो आप, अगर आप दे भी रहे हो किसी को। ओके, और दूसरा है बहुत लेट प्रोवाइड कर रहे हो। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन को बड़े सही तरीके से, ओके, अच्छे एक्टिव डिसीजन से हमने टैकल करना है। ओके, तो इसमें सभी का साथ चाहिए, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो सिचुएशन बहुत ख़राब है इकोनॉमी की। तो उसके बाद आगे बात की गई है जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं। ओके, और इसके अलावा जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, जो छोटे जो एंटरप्राइजेस हैं, ओके, सो वो जो है बैंक से जो है उधार ले सकते हैं अप टू 2 करोड़ रुपीस। ओके, तो उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ओके, जो कि उनके अच्छे अकाउंट्स होंगे। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ओके, ये भी बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा है, बहुत पुराना हिस्सा है। ओके, तो इसमें जब एक साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है, ओके, तो अगले साल में जो है जितना पैसा इंटरेस्ट जोड़कर इकट्ठा होगा उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके,
और इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी फंड करेगी बैंक्स को कि जो उनको घाटा पड़ा है ओके वो भी सही हो, जो बैंक्स की बैलेंस शीट्स है वो सही हो, ओके वो खराब ना हो। हालांकि खराबी चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से। कोविड-19 से पहले भी जो है सरकार ने इंक्लूजन किया था, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो थे प्रोवाइड किए गए थे बैंकिंग प्रणाली को कि जो है एनपीएस है वो कम हो और बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो सही हो सके। तो अभी भी सरकार जो है जो अभी लॉस बैंक्स उठा रहे हैं उसकी मदद करेगी। तो यहाँ पर ये बात बोली कि ये तो जो स्टेप है अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें कि जब आप स्टिमुलस पैकेज आप इंजेक्ट कर रहे हो इकोनॉमी में, ओके कि इकोनॉमी दोबारा से अपनी पटरी के ऊपर आ जाए, तो वो स्टिमुलस पैकेज के हिसाब से अगर बात करें तो इनफ नहीं है। ओके अभी भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो पिछले आर्टिकल में हमने अभी डिस्कस किया है कि पैसा है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, स्टेट्स अपना कंपनसेट मांग रहे हैं, जीएसटी कंपनसेशन, तो उनके कैसे सरकार पैसा प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर भी सरकार सोच रही है ओके तो अगर पैसा आएगा तो जहाँ तो मार्केट से उधार लेना पड़ेगा, या फिर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो ऐसे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वहाँ से हमें पैसा उठाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मई महीने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया गया था 20 लाख करोड़ का, ओके जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी उनके द्वारा। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि ये जो पैकेज था ओके ये जापान की 21% जीडीपी का हिस्सा बनता है, ओके सो उसके अलावा जो यूएस है उसकी 13% जीडीपी, ऑस्ट्रेलिया का 10% जीडीपी और जर्मनी का 10% जीडीपी। तो हमारे इंडिया का भी ये 10% बनता था ओके जीडीपी का। तो यहाँ पर बात की गई है कि ये बहुत ही शर्म की बात थी जो ये अनाउंसमेंट की गई थी 20 लाख करोड़ की, क्योंकि एक्चुअल में जो रियल टर्म्स में जो पैसा प्रोवाइड किया गया था ओके वो सिर्फ जीडीपी का 2% भी नहीं था, ओके 2% से भी कम था। और कल ही मैंने पीआईबी का भी एक लेक्चर लिया था, तो पीआईबी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने डिस्कस की थी कि 73,000 करोड़ जो है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो उसका पैकेज जो है अनाउंस कर रहे हैं कि वो स्टिमुलेट करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, ओके तो ये भी एक जो है मंदभागा ये घटना है, ओके क्योंकि ये पैसे अनाउंसमेंट तो की जा रही है लेकिन ऑन ग्राउंड जो है कोई हलचल जो देखने में नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। तो यहाँ पर मैं एक बात इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जो पीआईबी के जो लेक्चर आते हैं ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए पीआईबी की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है और वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ओके तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीआईबी को मिस ना करें, ओके पीआईबी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके तो उसको आपने मिस नहीं करना है, ओके। तो आगे बात की गई है कि जो बाकी का काम है आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी मेर के अनाउंस कर रहा है, ओके रीपैकेजिंग की बात कर रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात की गई है कि जो इकोनॉमी है वहाँ पर जो बेसिकली जो कमी देखने को मिल रही है वो है इन्वेस्टमेंट्स की। नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही हैं। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के वो डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो साथ ही साथ जो सबसे मेजर इशू है एम्प्लॉयमेंट का, ओके तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एडवर्सली इम्पैक्ट हुई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉस हुआ है लॉकडाउन के दौरान। तो लॉकडाउन के पहले भी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, तब भी जो था बहुत सारा जॉब लॉस हुआ था। तो अभी भी जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है लोगों की नौकरियां चली गई हैं। इसके अलावा बात की गई है आरबीआई ने अभी एक बात डिस्कस की है, अभी जो उन्होंने 2019-20 की अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की थी 25 अगस्त को, तो वहां पर उन्होंने बोला था कि जो डिक्लाइनिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ओके कहने का मतलब कि जो कैपेसिटी है, ओके कैपेसिटी तो बहुत है इंडियन इकोनॉमी में किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करने के, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है, मतलब कंज्यूमर डिमांड जो है वो वीक होती जा रही है। सो लोग जो हैं किसी चीज़ को खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो हैं उन्हीं को जो है वो खरीद रहे हैं। तो इसका सबसे मेजर रीज़न यही है कि जो कोविड-19 की वजह से एक डर का माहौल पैदा हुआ है, तो उससे जो है कंज्यूमर डिमांड में कमी आई है। लोग नहीं चाहते हैं कि बिना वजह वो बीमारी से जो है अफेक्ट हो जाएं, तो बीमारी की फियर की वजह से भी जो है लोगों की डिमांड जो है कम हुई है, तो उसका फिर इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ेगा। इसके अलावा जो स्ट्रेस्ड बैलेंस शीट्स हैं, ओके तो वहाँ पर भी बैंकों की हालत भी सही नहीं है।
तो बैलेंस शीट्स के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव है कि उनको भी पैसा चाहिए। अगर सही तरीके से पैसा सर्कुलेशन होगा तभी ये सही तरीके से बैलेंस शीट भी सही तरीके से उभर के आएगी। और जो नई इन्वेस्टमेंट है, इसी की वजह से नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है क्योंकि डिमांड खत्म हो रही है। ओके, अगर डिमांड अभी शुरू हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। तो कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आई है, फॉर एग्जांपल जो सोप का एरिया है, जैसे जहाँ पर साबुन की अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारी नई साबुन की कंपनियां खुली हैं। ओके, तो वहाँ पर ये बात है कि अगर साबुन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, सैनिटाइज़र की भी बहुत नई कंपनियां खुली है, मतलब नई इन्वेस्टमेंट काफ़ी आई है, लेकिन इन गिने चुने उत्पादों के ऊपर। ओवरऑल अगर हम एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट को इसको टारगेट करके चलना है कि ये अच्छी हो, तो हमें और ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अच्छे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि कि इंडिया की इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो सके। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है तो जो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एंटाइटीज़ हैं जिन्होंने उधार लिया है 2 करोड़ से ज़्यादा, ओके, जहाँ 2 करोड़ बैंकों से, तो उनको भी एक क्राइसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कि अपनी लायबिलिटी जो है उसको शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली जो लोन प्रोवाइड होता है इसीलिए होता है कि उसके जो बोरोवर है उसके पास कोई लायबिलिटी है कि लोन चुकाने के लिए, तो तभी जो है कोई फर्म जो है, कोई बैंक जो है फर्म को लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आरबीआई की जो अभी आइडेंटिफिकेशन है स्टैंडर्ड अकाउंट्स की, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी 1 सितंबर 2020 से, क्योंकि जो बोरोवर्स हैं, ओके, उनको जिम्मेवार ठहराया गया है कि वो जो अपनी लायबिलिटीज जो है उनको डिस्चार्ज करें, जो भी उनके लोन अकाउंट्स हैं उनके हिसाब से। तो ये कंडीशन तब लगाई जा रही है, तब बोला जा रहा है जब मोराटोरियम का जो एक्सटेंशन है कि आप लोन मोराटोरियम, ओके, जो कर्ज मुआफ़ी है उसकी एक्सटेंशन जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक रखी है। ओके, तो इससे क्या होगा कि और भी जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स हैं वो भी जो है नॉन स्टैंडर्ड बन जाएंगे। ओके, अगर ये रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा तो फर्दर जो लोन फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं हो सकेंगी, जिससे इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तो आरबीआई को इसके ऊपर सोचना होगा। अगर जो बोरोवर्स हैं, उधारकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि उनको और जो ज़्यादा जो टाइम एक्सटेंशन दिया जाए, तो इसके ऊपर आरबीआई को सोचना होगा, विचार करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम आरबीआई के बारे में सोचें तो उसको भी पूरे इंडिया की इकोनॉमी को टैकल करके चलना है, तो वो भी फिर उसी हिसाब से नॉर्म्स बनाती है। ओके, तो दोनों तरफ जो है सिचुएशन को हमें देख के चलना है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ज़रूरत है वो ये है कि इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट हो, तो उसके लिए आरबीआई को थोड़ी ढील बरतनी होगी। ओके, नहीं तो फिर जो है इसी तरह से चलता जाएगा और इकोनॉमी जो है और वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाएगी। सो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि जो स्टैंडर्ड लोन्स हैं उनको फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते कोई देर नहीं लगेगी। तो अगर हमने इस सिचुएशन को सही तरीके से हमने जांच कर सही स्टेप नहीं लिए तो ओके, पहले से ही बैंकों के पास एनपीए बहुत है, बैंकों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो जो अभी जो उधार करता है उनको अगर हम सही तरीके से टैकल नहीं करते हैं तो एक बुरी सिचुएशन दोबारा बनेगी। तो अगर एनपीएस फिर बढ़ते हैं तो आने वाले समय में, जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड सिंध बैंक के पूरा स्टेक बेच दिया, ओके, तो वो प्राइवेट होने जा रहा है। तो इसी तरह से फिर बाकी बैंक भी जो है जो सरकारी हैं वो प्राइवेट होंगे। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोच के रखा है कि सिर्फ 5 बैंक जो है सरकारी रहेंगे, बाकी सभी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो एक ट्रस्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, अगर जैसे कोई भी कस्टमर है वो हमेशा सरकारी बैंकों को प्रेफर करता है, अगर अपना कोई भी खाता खुलवाना हो तो उसका ट्रस्ट जो है टूटेगा, तो जो कि बैंकिंग प्रणाली के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, इसके अलावा जो बैंक्स हैं, ओके, may recall the unpaid loans, attach bank accounts and take possession of valuable assets, thereby paralyzing businesses and further proceed under the law to recover outstanding loan amounts. The data available for several sectors already suggests that a default in payment resulting in NPA has not fructified in successful resolution. तो ऑन द स्पॉट फिर क्या होगा, अगर एनपीए घोषित हो गए तो फिर बैंक क्या करेगा, उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। ओके, जो वैल्यूएबल एसेट्स है उनको किसी ना किसी तरीके के बेच के जो है उसको वापस अपने पैसे को वापस जुटाने की कोशिश करेगा। दूसरा इम्पैक्ट होगा, जो बिजनेस चल रहा था वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, वो आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। ओके, जो लोन मोरेटोरियम की अगर हम बात करें, अगर इसकी एक्सटेंशन हम नहीं देते हैं तो धीरे धीरे सिचुएशन क्या होगी कि अलग अलग सेक्टर्स में
तो जो इकोनॉमी का जो नया अदारा था, जो नया इंस्टीट्यूशन था जिसने जॉब क्रिएट करनी थी, वो भी चली गई, और हमने उस सिचुएशन को सही तरीके से देखा नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो वो लोन था ओके वो एनपीए बन गया, और बैंकों को भी जो नुकसान हो गया, और जिसने उधार लिया था कोई बिजनेस चलाने के लिए, वो बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। ओके, उनका बिजनेस अगर किसी ने खड़ा किया था वो ठप हो गया है। तो सरकार को सोचना होगा कि कैसे इस चीज़ को हम जो है टैकल करें। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि जो लास्ट क्वार्टर का डाटा आया था 2019-20 का, तो उसके हिसाब से 3774 केसेज जो थे वो गए थे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के पास, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईबीसी बोलते हैं, रेजोल्यूशन के लिए, कि जो कि उनका लिक्विडिटी का कोई हल हो सके। ओके, उसमें से जो 43% थे उनको एक लाइट दिखी कि हाँ कुछ उनको होगा, कुछ रेजोल्यूशन सा हल मिलेगा। इसके अलावा जो 57% बचे उनको लिक्विडेशन जो मिली, और सिर्फ 221 केसेस ऐसे थे जिनका एक सक्सेसफुल रेजोल्यूशन हो सका, मतलब कोई अच्छा रिजल्ट जो उनको देखने को मिला, जिस कारण वो आईबीसी के पास गए थे। सो क्लियरली इस डाटा से यही बात निकल कर आ रही है कि आईबीसी जो है फेल हो चुका है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स उसको देने चाहिए थे उसके लिए। हालांकि जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है उससे जो है चांसेस हैं सक्सेसफुल रेजोल्यूशन के, वो जो है बहुत कम हो चुके हैं। ओके, इसके अलावा जो बात की गई है कि मार्केट में भी इतना कैपिटल नहीं है कि रेजोल्यूशन हो सके बिजनेसेस का, उनको पैसा मिल सके। तो मार्केट के पास भी पैसा इतना नहीं है, कम हो चुका है उनके पास भी पैसा। सो देयर कैन बी मैसिव लिक्विडेशंस। ओके, तो वहाँ पर मैसिव लिक्विडेशंस हो सकती हैं कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पर क्या है इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है ऑन द अनप्रेसिडेंटेड स्केल। ओके, कुछ रेजोल्यूशन जो है हो सकते हैं, लेकिन कैसे, अगर उनको कोई फॉरेन एंटाइटी जो है हेल्प करे तो वो क्या करेगा, अगर वो इन्वेस्ट करेगा भी, पैसा प्रोवाइड करेगा भी, तो जो उस कंपनी के एसेट्स होंगे उसको भी जो है जो प्राइसेस बोलेगा उसी प्राइसेस पे वो खरीद सकता है। ओके, टेक ओवर कर सकता है, जिससे कि बिजनेस करता है जो इंडिया का उसको नुकसान होगा। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि आरबीआई और पीएमओ, ओके, इन दोनों को अगर हम वॉच करें तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट जो है उसके ऊपर फोकस करके चल रहे हैं, उसका कंसर्न रख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अश्योर नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करें, जो बिजनेस सेंटीमेंट्स हैं उनको कैसे देखें, उनकी कैसे हेल्प करें, और कैसे जो है जो इकोनॉमी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेकर आए, अच्छा लेकर आए। और आर्टिकल के लास्ट में ये बात बोली गई है कि 7 सितंबर को जो था आरबीआई का एक सर्कुलर आया था बैंकों को, जिसने कि इकोनॉमी का जो मैटर है उसको और ख़राब कर दिया। सो इस सर्कुलर में एक पैरामीटर्स जो थे प्रोवाइड किए गए थे, फर्दर कंडीशंस लगा दी गई थी जो कि मैंडेटरी कर दी गई जितने भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, मतलब जो हमारे बैंक्स थे उनके लिए। ओके, उनको कंडीशंस लगा दी कि जो भी वो किसी भी रेजोल्यूशन प्रोसेस को फाइनलाइज करेंगे, ओके, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो कंडीशंस थी, जब उधारकर्ता या किसी भी बिजनेसमैन को जो लोन प्रोवाइड किया गया था, तब ये जो कंडीशंस थी नहीं बताई गई थी, नहीं लगाई गई थी। 7 सितंबर के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए कि जो नई कंडीशंस जो हैं जब भी आप लोन प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है लगाई जाएंगी, जो है बिजनेसमैन उसके ऊपर। तो ये जो नई कंडीशंस लगी हैं, जो नए फाइनेंशियल पैरामीटर सरकार ने सोच के लगाए हैं, इससे जो है बॉरोवर जो है ओके उसको नुकसान होगा। ओके, बॉरोवर जो है उसके सामने एक प्री कंडीशन लगा दी है बैंकों ने, जो कि अपने अकाउंट्स को दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर सकें। तो आगे आने वाले समय में यही बात देखी जा रही है कि अगर ये पैरामीटर्स लगे रहे, अगर ये मैंडेटरी कंडीशंस लगी रहीं, ओके, तो रिजल्ट जो है बैंकों का वो ऐसा होगा कि आने वाले समय में बैंक जो है उधार दे ही नहीं सकेंगे, जो लोन है वो दे ही नहीं सकेंगे। अगर लोन ही नहीं मिलेगा किसी बिजनेसमैन को तो बिजनेस ही नहीं चलेंगे, तो बिजनेस शट होंगे तो एम्प्लॉयमेंट शट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अगर शट होगा तो पॉपुलेशन जो है वहाँ पर मैसिव डिसलोकेशन देखने को मिलेगी, लोगों में मारामारी का जो है सिचुएशन पैदा हो जाएगी, ओके, जॉब के लिए। तो इससे आने वाले समय में जो हमारी कंट्री है वो चली जाएगी एक प्रोलॉन्ग रिसेशन में। सो ये बहुत ही अहम न्यूज़ है, ओके, बहुत ही अहम डिस्कशन है। तो इस डिस्कशन को करने का मकसद ही ये है कि अच्छी जो चीज़ें हैं वो सामने आए और डिस्कस कर रहे हैं तो कैसे हम अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करें। ओके, सो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से चल रही है। ओके,
तो और जो काम हो रहे हैं वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, बिजनेस भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो उनको दिखाना भी चाहिए, उनको बताना भी चाहिए। तो यही एक ज़रिया होता है जो एडिटोरियल्स, जिनके द्वारा जो है सरकार जो है सुन सकती है, सरकार के खिलाफ जो है आवाज़ उठ सकती है। तो ये था आज का आर्टिकल, आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको समझ आया है। ओके, कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लास्ट में एक बात मैं बोलनी चाहूँगा कि ये जो आज का एडिटोरियल एनालिसिस है इसका एक ही पार्ट आएगा, क्योंकि जितने आर्टिकल्स थे मैंने यहाँ पर सारे डिस्कस कर दिए हैं। पार्ट 2 तब आएगा जब आर्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ओके, और मुझे लगेगा कि कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है, ओके, डिस्कशन में, और तब ही मैं 2 पार्ट लेकर आया करूँगा। फिलहाल जब एक ही पार्ट में अगर सारा कंपाइल हो जाए तो मैं एक ही पार्ट जो है आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो पीआईबी की वीडियोस भी वो भी जो है टाइमली आपको मिल जाएंगी, तो आप उसको भी देखें, उसको समझें, शेयर करें, लाइक करें और ध्यान से पढ़ें। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।